बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको बताऊंगा कि मेरी नवाज़ शरीफ साहब से कितनी मुलाकातें हुई, कब से मुलाकातें हुई और उन्होंने अपनी आखिरी मुलाकात में क्या अपने ही बारे में, अपनी सियासत, अपनी वज़ारत उज़्मा, अपनी सियासी पार्टी और पाकिस्तान के बारे में इंकशाफात किए थे और वो वक्तन फ़वक्तन कितनी हद तक सामने है। ये नाज़रीन जो मुलाकातें मेरी हुई हैं, ये खुसर फुसर वाली इनको आप मुलाकातें कह सकते हैं, क्योंकि जिस जगह हुई हैं और जिस मौके पे हुई हैं, जिन हालात में हुई हैं, तो बहुत ही आहिस्ता आवाज़ में हमें आपस में बात करनी पड़ती थी। और मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो बहुत ही तहम्मुल मिजाज, बाइखलाक और शाइस्ता गुफ्तगू करने वाले हैं। बहुत ही धीमा लहजा है, मिठास है उस शख्सियत में। नाज़रीन मैं आपको बताऊं कि पहली जो मेरी मुलाकात हुई मियाँ साहब से वो 1997 में हुई थी, जब मैं ख़ुद स्टूडेंट था और मरी में एक फ़ंक्शन में मेरी मुलाकात हुई। तो कमाल है उस शख्स का, जिस तरह उन्होंने मुझे प्यार दिया था और जिस तरह इखलाकियात के तहत उन्होंने मेरे साथ मुलाकात की थी। उसके बाद कभी एक दो दफ़ा मुलाकातें हुई, फिर वो जिला वतन हो गए, फिर वापस है तो कोई ख़ास मुलाकात नहीं हुई। किसी फंक्शन में या किसी जलसे में या किसी मीटिंग में सलाम की हद तक हुआ। तो जब नवाज़ शरीफ साहब पे पनामा लीक्स का केस बना, उसके बाद नैब रेफरेंसेस बने और वो नैब अदालत इस्लामाबाद में रोज़ाना की बुनियाद पे अपने केस के लिए पेश हुआ करते थे। अमूमन उनके साथ मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा भी होती थी और कभी कभार शहबाज शरीफ साहब भी आ जाते थे। लेकिन मुस्लिम लीग नून के तमाम तर क़यादत जो थी वो उस वक्त जब नवाज़ शरीफ साहब को वज़ीर आज़मशिप से हटाया गया था, उस वक्त भी वज़रा जो थे, सेनेटर्स थे और गवर्नर पंजाब थे, ये सब लोग गाहे बगाहे मियाँ साहब के साथ हमदर्दी का इज़हार करने के लिए नैब कोर्ट आते थे। मैं बतौर वकील जो है रोज़ाना की बुनियाद पे नैब अदालत जाता था और अमूमन मियाँ साहब की जब मेरे ऊपर नज़र पड़ती थी तो दूर से सलाम करते थे, मैं सलाम का जवाब देता था और अक्सर व बेशतर मैं उनकी नशिस्त तक चला जाता था। और जब भी जाता था फिर मियाँ साहब खड़े होके बाज़ाब्ता तौर पे गले मिलते थे, मुसाफ़ा करते थे, प्यार करते थे, खैर व आफ़ियत मालूम करते थे और हाल हवाल भी करते थे। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं गया तो मियाँ साहब पहले से मौजूद थे। साथ राइट हैंड पे मरियम बीबी बैठी थी, लेफ़्ट साइड पे जो है ज़फ़रुल हक साहब बैठे थे। मैं फिर जहाँ सीट खाली मिली वहाँ बैठ गया मियाँ साहब को सलाम करके। और राजा ज़फ़रुल हक साहब जब वहाँ से उठ के चले गए तो मियाँ साहब ने मेरी तरफ मुड़ के मुझे इशारा किया, बुलाया और मैं मियाँ साहब के साथ जाके बैठ गया। तो मियाँ साहब से काफ़ी गपशप होती थी। मियाँ साहब की जेब में अक्सर इलायची भी हुआ करती थी, इम्पोर्टेड किस्म की, वो भी हम खाया करते थे। मियाँ साहब के पास बबल होते थे, वो भी हम सब बांट लेते थे और अमूमन उनके बबल ख़त्म होते थे, फिर उनका स्टाफ का बंदा गाड़ी से और ले आता था। उस दिन कोई अचानक जज साहब की कॉल आई या पैगाम आया या जो भी मजबूरी बनी, जज साहब अदालत से चैम्बर चले गए और गाहे बगाहे फिर मियाँ साहब को हर बंदा आके सलाम कर रहा था, मरियम बीबी को भी सलाम कर रहे थे। तो मियाँ साहब ने मुझे अपने साथ बिठाया। उन्होंने कहा कि आज आपको वो बातें बताता हूँ जो मेरे हटाने की बुनियाद बनी हैं और जो आने वाले वक्त में आवाम के सामने
आ जाएंगी। तो मैंने भी बड़े हैरानगी का इज़हार करते हुए, तजस्सुस का इज़हार करते हुए मियाँ साहब के कंधे के साथ कंधा मिलाया, कान के साथ कान मिलाया और हम खुसर फुसर में लग गए। मियाँ साहब ने कहा कि मेरे जो कसूर हैं उन कसूरों में सबसे बड़ा कसूर ये है कि मैं मुहिब वतन हूँ, कौम का मुखलिस हूँ, कौम की तरक्की का ख्वाहिशमंद हूँ, कौम के जो मुश्किलात हैं उनको दूर करने का कोशा हूँ। मैंने कहा मियाँ साहब लोग तो आपके बारे में कुछ और कहते हैं। उन्होंने कहा बेटा जी आपके सामने है, पनामा का केस जो है वो इकामा पे जाके पहुंचा, एक धेले की करप्शन मेरे ख़िलाफ़ नहीं आई। और ये मेरे साथ कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले मुझे जिला वतन किया गया, मेरे घर, मेरे असासाजात, मेरी फैक्ट्रियां बंद कर दी गई और मैं कोई आज का बंदा नहीं हूँ, मैं तो 70 की दिहाई का बंदा हूँ। वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब से लेके वज़ीर आला पंजाब और फिर मैं वफाक में आया हूँ। हम कोई नौ दौलती अभी नहीं हैं, हमारी तो एमिरेट्स में भी जो है स्टील मिल्स शिफ्ट हो गई थी। हमारा बिज़नेस दुनिया के बहुत सारे ममालिक में भी है, बच्चे देखते हैं। ये जो एमन फील्ड्स हैं ये इतना कोई बड़ी अमाउंट के नहीं हैं जिन पे ये स्कैंडलाइज कर रहे हैं मुझे। इतने पैसे तो हमारे जो कंपनीज़ के सीईओज़ होते हैं उनके रिज़र्व में भी पड़े होते हैं। मुद्दा ये नहीं है कि मैंने करप्शन की या मुझे करप्शन पे निकाला है या मैंने मुल्क से गद्दारी की या मुल्क के साथ फ्रॉड किया या कौम के साथ ज़्यादती की। मुद्दा ये है कि पाकिस्तान की जो तरक्की है वो पहली बार कोई करने जा रहा है और कोई कर रहा है। यूनिवर्सिटियाँ, हस्पताल, रोड, बिजली, दहशतगर्दी और उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स और हमसाया ममालिक, मुस्लिम ममालिक, बिरादराना ताल्लुकात, ये सारी चीज़ें नवाज़ शरीफ जो कर रहा है, इसलिए नवाज़ शरीफ अब सबको चुभता है। तो मैंने कहा मियाँ साहब आप फर्मा बरदार क्यों नहीं बन जाते हैं? उन्होंने कहा मैं किसका फर्मा बरदार बनूँ, कौम का या दूसरी क़ुव्वतों का? मैंने कहा ये तो अब आप चूँकि 3 मरतबा के वज़ीर आज़म हैं, मैं तो एक आम सा आदमी हूँ, आपके सामने बच्चों जैसी मेरी हैसियत है, आप बेहतर समझते हैं। उन्होंने कहा मैं कौम का ज़िम्मेदार हूँ, कौम का नुमाइंदा हूँ, मैं अपने पाकिस्तान का मुहाफ़िज़ और रखवाला हूँ, मुझे किसी से कोई सरोकार नहीं। अमेरिका मुझसे नाखुश है, वो अपने कोई शैतानगी तरीक़ाकार कर रहा है। इंडिया अगर नाखुश है, अगर इसराइल इकोनॉमिकली हमसे परेशान है तो मुझे कोई सरोकार नहीं। हम IMF से भी छुटकारा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तुर्की के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, चाइना हमारा बहुत अच्छा पार्टनर है, बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। तो उन्होंने मुझे कहा कि एक बात याद रखना कि जब मैंने कराची से भत्ताखोर ख़त्म किए थे पिछले दौर में तो तब भी मेरे ऊपर बहुत प्रेशर रहता। उससे पहले जब मैंने एटमी धमाके किए थे तो तब भी मुझ पे बहुत प्रेशर आया था। अब जब मैं IMF से जान छुड़ा के CPEC प्रोजेक्ट जो है उसकी पाया तकमील की तरफ जा रहा हूँ तो अब भी मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी है। आपके सामने हूँ, वक्त का जमहूरी वज़ीर-ए-आज़म एक तरफ और आज मैं आपके साथ एज़ अ साइल जो है ना अदालत के सामने पेश हूँ, लेकिन मैं ये सब कुछ अपनी बेटी के साथ कौम और पाकिस्तान के लिए फ़ेस करने के लिए हर वक्त तैयार हूँ। मैंने कहा मियाँ साहब आप में इतना हौसला और बुर्दबारी मुझे हैरान कर देती है। बाज़ औक़ात तमाम तर ताकतें आपके पास दुनियावी जो हैं और हुकूमती क़ुव्वतें आपके पास, उसके बावजूद भी आप बेयारो मददगार और किसी वक्त लाचार हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने एक ज़िंदगी में चीज़ सीखी है कि अगर आप हक़ और सच पे हैं तो आप डट भी जाएं और सब्र के साथ काम करें, और जहां आप देखें कि दुनियावी ताकतें आपकी मुखालफत करें तो अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दें। तो मियाँ साहब कहते हैं मैंने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ा है, सब्र का पैमाना जो है ना मैं उसको अपना ज़्यादा कर रहा हूँ और सब्र का दामन मैं नहीं छोड़ूंगा। ये मेरी ज़ात जो है अगर हयात रहे तो मैं इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को फिर दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करूँगा।
कहते हैं अभी जो ये क़ुव्वतें, ये ताकतें जो हैं मेरे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे कर रहे हैं, ये चंद सालों में इनके सामने आ जाएंगी और ये मेरे मद्दे मुकाबल जो बंदा लेके आएंगे वही बंदा इनके लिए बायस शर्मिंदगी और बायस परेशानी बनेगा। मैंने कहा मियाँ साहब आप इतने दूर अंदेश भी हैं, तो आप ये सब कुछ जानते भी हैं, तो फिर आप अपने ख़िलाफ़ इस तरह क्यों करने दे रहे हैं, और ये तो आवाम के साथ ज़्यादती है। उन्होंने कहा ये जो टोपी ड्रामा इन्होंने रचाया है मेरे ख़िलाफ़, अब मैं चाहता हूँ कि ये सब साफ़ सुथरे तरीके से दूध का दूध और पानी का पानी आवाम के सामने आए, नहीं तो फिर ये मुझे कहेंगे कि ये सिसिलियन माफिया हैं, ये हर चीज़ मैनेज कर लेते हैं। अब मैं बतौर एक आम शहरी, बतौर आम पाकिस्तानी जो है ना, ट्रायल फेस कर रहा हूँ, आपके सामने की बात है, और मेरी बेटी भी ट्रायल फेस कर रही है। तो हम इस केस को जो है ना मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए जाएंगे, क्योंकि ये हर दौर में या हमें गद्दार कह देते हैं या ये हमारे ऊपर कोई और इल्ज़ाम लग जाता है, अब हमें चोर और डाकू कह रहे हैं। तो इनको जो है ना अब सारी ज़िंदगी के लिए दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। मैंने फिर सवाल किया कि मियाँ साहब ऐसी क्या बातें हैं जिसकी वजह से आपसे कुछ ताकतें, कुछ इदारे नाखुश हैं। उन्होंने कहा ये जो डॉन लीक्स है ये एक ड्रामा है, बहाना है, एक फ़िक्रा आउट हो जाना, ये कोई इतनी बड़ी इशू नहीं है। आप देखना आगे जाके इनकी पूरी मीटिंग्स जो है ना टेप रिकॉर्डिंग हुई आउट हो जाएंगी, फिर भी ये खामोश हो जाएंगे, ये कोई इतनी बड़ी इशू नहीं है। मैंने कहा फिर क्या है? मैंने कहा आपने बिजली का बहरान ख़त्म किया, ये इशू है? कहते नहीं। मैंने कहा आपने कराची में रोशनियाँ और दहशतगर्दी जो है ना इसका वो मामला तय कर दिया, ख़त्म कर दिया, रोशनियाँ बहाल की और दहशतगर्दी की जड़ काट दी, क्या यही मसला है? कहते हैं ये भी नहीं है। मैंने कहा फिर आपने ऐसे ऐसे इलाकों में रोड्स और तरक्याती काम, तरक्याती मनसूबे, यूनिवर्सिटीज़, मेडिकल कॉलेजेस, कैडेट कॉलेजेस, ये सोलर सिस्टम, ये स्टूडेंट्स में लैपटॉप और ये मेट्रोज़ और उसके बाद मोटरवेज़, तो क्या ये वजह है? उन्होंने कहा नहीं ये भी वजह नहीं है। मैंने कहा मियाँ साहब फिर ये जो इसहाक डार साहब जो हैं, जो IMF का कशकोल तोड़ने जा रहे हैं, डॉलर को इन्होंने मुस्तहकम कर दिया और ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट के सिस्टम को बहाल कर दिया, कौमी इदारे जो हैं उनको तरक्की के रास्ते पे गामज़न किया, क्या ये वजह है? उन्होंने कहा ये वजह भी नहीं है। तो मैंने कहा मियाँ साहब बोले बादशाह, इस पे उन्होंने बड़ा कहका भी लगाया, बड़े हंसे। मैंने कहा हजूर वाला ये तो बताएं वजह क्या है? उन्होंने कहा वजह ये है कि जो CPEC है ये जब पाकिस्तान का मुकम्मल हो जाएगा तो पाकिस्तान को इंशाल्लाह कभी किसी से किसी एक रत्ती बराबर चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना इमदाद की ना तावन की। उल्टा पाकिस्तान जो है मेन हब बन जाएगा दुनिया के लिए। सबकी आँखों में ये खटकार है, सबको ये तकलीफ़ है और हमने MOs साइन कर दिए हैं। अब ये तरक्की का पहिया जारी है। चाइना हमारे ऊपर एतबार करता है, टर्की, जापान हमारे कोalition पार्टनर होंगे, तो ये असल बुनियादी वजह है। तो मैंने कहा मियाँ साहब फिर आप भी तो हर काम तरक्की की तरफ ले जाते हैं। तो उन्होंने कहा मैं अवामी और जमहूरी बंदा हूँ, कौम मेरे ऊपर एतमाद करती है, मैं जब भी आऊँगा, जितना दफ़ा भी आऊँगा, मैं अपनी कौम की तरक्की के लिए, आप जैसे बच्चों के मुस्तकबिल सिक्योर करने के लिए ये करता रहूँगा। मैंने कहा मियाँ साहब अब की बार मुझे तो नहीं लगता कि आप दोबारा भी आएंगे। उन्होंने कहा आप जो है हमारे साथ 97 से जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट लाइफ से। 99 वाला वाक़या भी आपको याद है। इन्होंने जब जब मेरे साथ ज़्यादती की, आवाम के साथ ज़्यादती की, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह उससे दुगनी चुगनी ताकत के साथ आवाम की मकबूलियत के साथ वापस आया हूँ। तो मेरी ये आखिरी बात मियाँ साहब ने कहा कि याद रखना कि मैं भी ज़िंदा रहा और आप भी ज़िंदा रहे और ये मरियम बीबी भी ज़िंदा रहीं और गवाह है कि हम जब भी आएंगे आवाम की ताकत से आएंगे, आवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए आएंगे। मेरी ज़िंदगी का मंशूर यही है, मेरे बुज़ुर्गों की मुझे तरबियत यही है और हमने घर से ये सबक सीखा है कि जो आपको इज़्ज़त दे उसके साथ मुखलिस रहो। तो पाकिस्तानी अवाम ने हमेशा मुझे इज़्ज़त दी है, तो मैं भी उनके साथ मुखलिस रहूँगा। तो ये वो मियाँ नवाज़ शरीफ भोले बादशाह हैं
जो बाज़िद हैं कि पाकिस्तान जो है उसको सोने की चिड़िया बनाना है, उसको तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है, इकानमी उसकी मजबूत करनी है, इसके सारे जो अंदरूनी मसाइल हैं, बैरूनी मसाइल हैं, मुआशी मसाइल हैं, जंगी मसाइल हैं, सरहदी मसाइल हैं, हमसाया ममालिक के मसाइल हैं, दुनिया के साथ मसाइल हैं, वो हल करने। अब बोले बादशाह बाज़िद हैं कि चाहे ज़िंदगी दाव पे लगे, ख़ानदान दाव पे लगे, मैंने कौम की तरक्की करनी है। लेकिन कुछ क़ुव्वतें, कुछ ताकतें कहती हैं कि इतना कौम को तरक्की ना दे दो कि फिर हमें भूल जाएं। भाई जब एक बंदा इतनी मेहनत कर रहा है तो उसको आप मेहनत करने दें। आपके सामने है कि अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कौम का नाम लेके कौम को कुछ देने की कोशिश की तो उसको भी फांसी चढ़ा दिया गया। बेनज़ीर भुट्टो ने अगर आवाम का साथ दिया तो उसको भी कत्ल करा दिया गया। अब की बार नवाज़ शरीफ आपके सामने है, 3 दफ़ा इस बेचारे के साथ भी यही ज़्यादती हो चुकी है। हर जमहूरी वज़ीर आज़म, हर जमहूरी बंदा इस मुल्क में कौम के लिए सोचता है और वो अपनी ज़ात गंवा बैठता है या अपनी इज़्ज़त गंवा बैठता है। दुआ है रब जलील से कि जो पाकिस्तान का मुखलिस हो अल्लाह उसे इज़्ज़त दे, जो पाकिस्तानी अवाम का भला सोचे अल्लाह उसका भला करे, जो कौम की तरक्की चाहता हो अल्लाह उसको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। तो ये नवाज़ शरीफ साहब से नैब कोर्ट में एक आखिरी मुलाकात थी। उसके बाद वो अडियाला जेल, अडियाला से कोट लखपत जेल, कोट लखपत जेल से रेवंड घर से बरतानिया बीमारी की हालत में चले गए। तो आज भी अगर नवाज़ शरीफ की एक तस्वीर आ जाती है तो मुल्क की सियासत में तहलका मच जाता है। आज अगर नवाज़ शरीफ का नाम से एक बयानिया आ जाए तो मुल्क की सियासत, मुल्क की मीडिया पे तहलका मच जाता है। नवाज़ शरीफ को अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त दी है कि वो नाम मिटने वाला नहीं है इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि उसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। तो अल्लाह उसका नाम रोशन करे। आप हम सब का अल्लाह हामी और नासिर। शुक्रिया।